अस्सलाम वालेकुम। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चैप्टर नंबर 9, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। दिस इज चैप्टर 9 इन योर बुक। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देख लें आप पहले। नंबर 1 जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, फिर सेंट्रॉइड है, मेथड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशंस, center of gravity by moments, axis of reference, center of gravity of plane figures, center of gravity of symmetrical section, center of gravity of unsymmetrical section, center of gravity of solid bodies। इसमें आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना, ये 10वां टॉपिक, दिस वन, ठीक है, ये हमने नहीं करना, राइट। नंबर 10, बाकी सारे टॉपिक हमने करने, राइट। यानी टोटल पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 11वां। तो सिर्फ 10वां नहीं करना। तो ये मैं आपको बताता हूँ, क्या किताब आपके पास है तो किताब आप देखते जाएं तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, राइट। तो बोर्ड खोल लेते हैं। प्रॉब्लम कर रहा है ये भाई, ओके, लीव इट असाइड। जी जनाब, इसमें सबसे पहले जो बुनियादी बात है ना जी, वो समझ लें आप। सबसे पहले बुनियादी चीज़ क्या है जो आपको समझनी चाहिए, जिससे आप वाकिफ़ हैं, वो है सबसे पहले जिससे आप वाकिफ़ अच्छी तरीके से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप पहले अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आपको पता है किसी भी मटेरियल बॉडी के, ये क्योंकि पहले पता है, इस पर इतना टाइम लगाना, फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। किसी भी मटेरियल बॉडी में 3 डायमेंशन बॉडी में, जैसे कोई इंसानी जिस्म हो, कोई चेयर हो, कोई किसी भी मटेरियल की बनी, उसके लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस तीनों चीज़ें होती हैं। तो उसमें होता क्या कि हर मटेरियल बॉडी को हमारी अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींचती है विद ए पुल, उसमें कशिश होती है। तो जिस कुव्वत से अर्थ मटेरियल बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उस कुव्वत को कहते हैं ग्रेविटी। उसको कुव्वत को कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर जैसे फ़र्ज़ करें मेरी बॉडी है, मेरा जिस्म है, हर बंदा अपने अपने ऊपर सोच रहा है कि मेरे जिस्म को अर्थ जिस कुव्वत से खींच रही है अपने सेंटर की तरफ, उसे कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल पुल। और उसी चीज़ का नाम है वेट, उसी चीज़ का नाम है वेट, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। मास क्या होता है? किसी बॉडी में जितना मटेरियल है, किसी बॉडी में जितना मटेरियल है वो उसका मास है, और उसको जिस कुव्वत से ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ खींचती है वो है वेट, वो है वेट। तो जब आपको पता है, जब हम इसको करते हैं, हल करते हैं, तो W बराबर है mg, W बराबर mg और चीज़ आ जाती है। तो ये पुरानी इक्वेशन आप जानते हैं इसमें, राइट जी। तो मैथ और W का इसका फ़र्क पता है। अब ये तो है सेंटर। अब बेसिकली ये तो वेट, ये तो हमें पता लग गया कि जी मिसाल तौर पे ये लेट अस सपोज के हम कहते हैं दिस सम वन, कोई इंसान है, लेट अस सपोज कि जी उसको बॉडी जिस कुव्वत से खींच रही है, उसकी बॉडी को अर्थ जिस कुव्वत से खींच रही है पूरी, दैट इज़ W। ओके, यहाँ तक तो हमें कोई मसला नहीं कि भी इसका जितना इसके अंदर मटेरियल है उसको अर्थ ने अपने सेंटर से खींचा, उसका वेट है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुव्वत है आखिर किसी पॉइंट से तो गुजर रही होगी ना। ये तो नहीं हो सके वो, मतलब कोई ना कोई तो पॉइंट होगा नहीं जहाँ से लाइन गुजर रही होगी, ठीक है। तो अब याद रखें कि बॉडी में एक पॉइंट होता है जिसे हम एज्यूम करते हैं, वो एक्चुअल पॉइंट नहीं होता। ये बड़ी बुनियादी बात है। बॉडी अक्सर में, इस बॉडी में, जैसे फ़र्ज़ करें एक और बॉडी देख लें, जैसे ये एक बॉडी है कोई, इस बॉडी में बेशुमार पार्टिकल्स हैं, बेशुमार पार्टिकल। अब आप इसको मालिक्यूल कह लें, आप इसको सेल कह लें, ठीक है। अर्थ को नहीं पता कि ये एक बॉडी है। वो तो हर पार्टिकल को अर्थ ने अपने
की तरफ खींचना है, वो छोटा डब्ल्यू, ये बड़ा डब्ल्यू, ये छोटा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का है। ठीक है जी, W2 इस तरह, W3 और इस तरीके से WN, जितने पार्टिकल हैं हर एक का डब्ल्यू। ठीक है, तो जब इन तमाम को जमा करते हैं, अब ये तो समझ, आपको पूछेगा ये W3 कहाँ से, तो आप कहते हैं ये वाला पॉइंट है जहाँ से W, इसके ऊपर जो है W3 है। लेकिन जब आप इन सबको जमा करते हो, सबको W1 प्लस W2 प्लस तो WN, तो ये बन जाता है आपका W। इट ठीक है, ये आपका बन गया W बन गया, राइट। ओके, दिस इज योर W। ओके, ये आपको W बन गया, राइट जी। अब सवाल ये कि W1 जो है, W1 इसका तो पॉइंट हमें पता लगा है, W1 का पॉइंट जी ये वाला है, W2 का पॉइंट जनाब, W2 का पॉइंट जनाब ये वाला है, W3 का पॉइंट जनाब ये वाला है, WN का पॉइंट सारे का। लेकिन ये जो अब ये तो उनके अपने अपने पॉइंट है, लेकिन जब हमने इनका रिजल्टेंट लिया, इन सब का जब हमने रिजल्टेंट लिया, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा वो हमें देखना। वो जो रिजल्टेंट है ना भाई डियर, ये W, इस W के लिए हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि W बताते खुद कोई कुव्वत नहीं है, ये तमाम कुव्वतों का जो हर पार्टिकल लग रही है ग्रेविटेशनल पुल, उनका मजमूआ है, तो उसे हम कहते हैं W, जिसे कहते हैं टोटल वेट ऑफ द बॉडी। और इस टोटल वेट को हम बॉडी के बीच में कोई एक पॉइंट बनाते हैं, हम कहते हैं टोटल वेट बॉडी उस पॉइंट से गुजर रहा है, बॉडी को उस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से टोटल वेट गुजर रहा है, लेट अस सपोज कि हम कहते हैं जी वो जो पॉइंट है, लेट अस सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो हम कहते हैं जी लेट अस सपोज कि जी वो पॉइंट ये है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने इस W को गुजार देना, टोटल W को। ठीक है, टोटल W इस पॉइंट से गुजरा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पॉइंट ढूंढा है, ये पॉइंट हमने ढूंढा है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, राइट। ना ही कोई W जो असल कोई फोर्स है, W तो इन सबका मजमूआ है, छोटी छोटी कुव्वतों का, छोटी छोटी ग्रेविटेशन पुल जो हर पार्टिकल अर्थ लगा रही है, राइट। ओके, तो ये उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो इन सबका मजमूआ W, और W जिस पॉइंट को कहते हैं उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, राइट। ये पुराना कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो आपको पूछे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो लाजमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक जिससे पॉइंट, जिससे ये एक पॉइंट होता है, ये भूलना नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है। और ये पॉइंट जो होता है वो एक एज्यूम्ड पॉइंट होता है, राइट। ओके, तो सेंटर ऑफ पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक पॉइंट, तो इससे क्या चीज़ करती है, बॉडी का टोटल वेट ग्रेविटी। इसी पैटर्न के ऊपर, अब इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें, ये तो हम उन बारियों की बात करते हैं जिनके अंदर मैस होता है, राइट। ये तो क्लियर होगी बात। अब हम आए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ से, एक और चीज़ होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड, दिस कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सवाल ये कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सेंट्रॉइड क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के लिए हम कि सेंट्रॉइड क्या होता है, हम इसको पहले जो बोर्ड है इसको हम साफ करते हैं ताकि समझाने के। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर हो गया, अब सेंट्रॉइड पर आ जाए आप। लेट अस सपोज के जी हम कहते हैं व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज ए सेंट्रॉइड। ठीक है जी, ये देखें सेंट्रॉइड करने के लिए अभी ये सामने आपको जो वाइट जो पेज नज़र आ रहा है, ये पूरा वाइट पेज जिसको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा वाइट पेज, ये पूरा वाला वाइट पेज जो सामने आपको नज़र आ रहा है। इस पेज का अगर आप गौर करें कि इस पूरे पेज के ऊपर, अगर रिज्यूम करें आपके इस पूरे पेज के ऊपर, आप सोचें कि भाई ये जो पेज है जो सामने नज़र आ रहा है, इस पेज में आप खुद सोचें कि भाई इस पेज का तो मैच ही कोई नहीं है। ये देखिए, ये हम इस सरफेस की बात करें, पेज की भी नहीं, और आसान कर दी, ये सरफेस सिर्फ वही है जो आपको सामने नज़र आ रही है। इसकी बैक साइड जो है वो कोई और सरफेस है, याद रखें। ये सामने नज़र आ रही वो एक सरफेस है, ठीक है। उसकी जो बैक साइड है, जैसे कोई किताब का पेज है जो आपको नज़र आ रहा है वो एक सरफेस है, और उसी पेज की जो बैक साइड है वो एक दूसरी सरफेस है। तो हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। और जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस को प्लेन फिगर भी कहते हैं, प्लेन फिगर, सरफेस या प्लेन फिगर।
तो इसका अब इस सरफेस या प्लेन फिगर का जो सेंटर होता है क्या होता है जी? सेंटर। सेंटर भी क्या कहते हैं इसको? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कहते हैं इसको, ये भी ठीक है, सेंटर भी लफ्ज़ ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ठीक है। और क्योंकि जो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, 3 डायमेंशनल बॉडी जो रियल बॉडी होती है उसका तो देखें मैथ होता है, उसका क्या होता है? मैथ, ठीक है। लेकिन आप गौर करें कि ये जो चीज़ है इस सरफेस का मैथ तो नहीं है, इसका मैथ है ही नहीं। आपकी सरफेस का कैसे मैथ निकालेंगे? ठीक है। तो हम आप कोई किसी बच्चे के ध्यान में आता है कि जिसका मैथ ही नहीं है तो फिर चीज़ ख़त्म हो गई। हाँ बताइए सही, याद रखें जो सरफेस होती है ना, सरफेस या प्लेन फिगर, याद रखें सरफेस या प्लेन फिगर, इसका जो होता है ना मैथ, वो दैट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इसका मैथ जो होता है वो ज़ीरो तक अप्रोच करता है, यानी कि बराबर नहीं होता। ध्यान में रखें, अगर आप कहेंगे जी कि मैथ इक्वल टू ज़ीरो, नहीं ये नहीं कह सकते, ये बात आप नहीं कह सकते, ये बात आप कहते हैं इसका मैथ इतना थोड़ा कि ज़ीरो के करीब चला गया, यानी कि इसका वजूद है, ठीक है। तो हम मैथ्स को कंसीडर नहीं करते, हम मैथ्स को कंसीडर नहीं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इसका कंसीडर इट्स एरिया। हम इसका क्या करते हैं? कंसीडर इट्स एरिया। अब आप खुद ही गौर करें जनाब, आप सामने कि चलो जी इसका मैथ तो ना होने के बराबर है, ऐसा अगर आप गौर करें इसका एरिया तो अच्छा भला है। समझाने के लिए बता दो, लेटर सपोज के जी 12 इंच यूँ है और 12 इंच यूँ है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया हम यूँ देखें तो हम कहेंगे इसका एरिया कितना है? तो हम कहेंगे ना आपके इसका एरिया जो है वो 12 इंच ज़रबे 12 इंच, तो ये आ गया माय डियर 144 स्क्वायर इंच। तो माय डियर इसका एरिया इतना ज़्यादा है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड क्या होता है? ये सेंटर ऑफ ए सरफेस होता है, या हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए सेंटर होता है, सरफेस होता है। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा जिस पर राइट ज़्यादा, ये ज़्यादा बेहतर। और तीसरे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, याद रखें पॉइंट होता है ये भी, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट अबाउट विच होल एरिया ऑफ फिगर क्या लें? प्लेन फिगर, प्लेन फिगर कंसंट्रेट्स, ठीक है। यानी ये वो पॉइंट होता है कि बॉडी का सारा एरिया, ये बॉडी है ना प्लेन फिगर भी, इसका सारा एरिया उसके इर्द गिर्द कंसंट्रेट इकट्ठा हो जाता है। जैसे एक मकनातीस होता है ना, जैसे उसे बीच में सारा जो लोहे चून होता है वो सारा उसके उस पर चिमट इकट्ठा, इससे ये सारा एरिया होता है ना। जैसे आपने देखा होगा सेंट्रीपीटल फोर्स पढ़ा करते थे हम, मरकज़ माइल कुव्वत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दायरे की जो हम बात करते थे, तो मरकज़ ग्रेज कुव्वत। तो जो सेंट्रीपीटल फोर्स होती थी उसमें फोर्स जो होती है ना उसका रुख सेंटर की तरफ रहता था, अंदर की तरफ। तो इसी तरीके से जो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे सारा जो एरिया था इस बॉडी का जितना जो एरिया है ना, ये सारा एरिया ना वो उसके कंसंट्रेट किया होगा, उसको कहेंगे सेंट्रॉइड। तो याद रखें सेंट्रॉइड प्लेन फिगर में लिया जाता है, प्लेन फिगर में जिनका एरिया तो होता है लेकिन उनका मैथ नहीं होता, राइट में एरिया होता है, कंसिडरेबल एरिया। यानी ऐसी फिगर होती हैं, अगर आप देखें मैं आपको और समझा दूँ, जिनकी सिर्फ दो डायमेंशन होगी, या लंबाई होगी या चौड़ाई होगी। तीसरी जो डायमेंशन है ना थिकनेस, यानी कि ये एक ऐसी प्लेन फिगर ऐसी चीज़ होगी कि जिसका यूँ समझें आपके इसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी, तो इसकी थिकनेस क्या होगी? ज़ीरो होगी? ना ना ना, ज़ीरो नहीं होगी, थिकनेस इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ठीक है। इतना ये बारीक है कि इसकी थिकनेस ज़ीरो के करीब है, ज़ीरो के करीब है, ठीक है, मैयर ही नहीं की जा सकती, राइट। तो इसकी सिर्फ दो डायमेंशन होती है। अगर तीसरी डायमेंशन टी भी आ गया, अगर हम कहते हैं टी भी मौजूद है, चलो कोई बंदा टी भी मौजूद है जनाब, लो जी टी मौजूद है, फिर
फिर क्या करेंगे? तो फिर तो भाई 3 डायमेंशनल बॉडी होगी ना मेरे भाई। फिर तो इसका इसका तो फिर वो बनेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, फिर तो उसका मैस भी होगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अब आप कहेंगे ना जो दुनिया में तो ऐसी कोई फिगर है ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि यार जो प्लेन हो, हाँ, दुनिया जितनी बॉडी है वो तो सारी की सारी 3 डायमेंशन है। तो फिर ये सेंट्रॉइड नाम की चीज़ का इस्तेमाल क्या है जी, वो मैं बताया था वो किसका इस्तेमाल क्या है। देखें हमें जगह जगह ना जगह जगह सेक्शन करनी पड़ती, जगह जगह क्या करनी पड़ती, सेक्शन। मसला तौर पे हमने कहा जी ये एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, से शाफ्ट। तो भाई जो शाफ्ट है या कोई रॉड है, ये इसका क्या है बताएं, बताना पसंद करेंगे? माइट ये इसका सेक्शन है, दिस इज़ इट्स सेक्शन। ये इसका हमने सेक्शन ले लिया। आपको पता है इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, बार बार हमें सेक्शन लेने पड़ते हैं। जो सेक्शन क्या होता है मुझे बता सकते हैं? सेक्शन एक प्लेन सरफेस है, सेक्शन एक प्लेन सरफेस है, इसकी 2 डायमेंशन है, यानी डाया है इसका, ये इसकी डायमेंशन इस तरीके से हैं। अगर यूँ देखेंगे तो ये भी एक डाया है, और वाई पे देखेंगे तो वो भी एक डाया है, एक्स और वाई बराबर है। लेकिन आप कहेंगे जेड के ऊपर क्या है, तो जेड इज़ अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जब तक हम सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे चल नहीं सकते, राइट जी। तो अच्छा, इसमें एक और बात भी है, अब मैं इसको साफ़ करता हूँ ताकि हम आगे चलें। यही तो चीज़ होगी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरी चीज़ होगी हमारी सेंट्रॉइड, और एक है सेंट्रॉइडल एक्सिस। एक क्या है? सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये क्या चीज़ है? ठीक है जी, पहली बात तो समझ लें कि एक्सिस से मुराद क्या है। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस से मुराद होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस क्या हो गया? ये एक स्ट्रेट लाइन passing through centroid of plane figure, ठीक है। तो भाई याद रखें एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से इतनी सारे बच्चे आप सुन रहे हैं, भाई स्ट्रेट लाइन की बात की है मैंने। वो स्ट्रेट लाइन माय डियर, मिसाल तौर पे अगर हम ये बात करें, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम ये बात करें कि जी लेट अस सपोज, समझाने बता रहा हूँ, हम कहते हैं जी ये हमारा सेंट्रॉइड है। इतना मोटा होता नहीं तो बड़ा मोटा मैंने बना दिया। अब समझाने बता रहा हूँ, इसमें हम कहते हैं जी, इसमें हम देखते हैं इसमें हम कितने लाइन गुजार सकते हैं। देखो ये अब कितनी गुजार सकते हैं भाई, इसमें से एक लाइन ये गुजर गई, एक लाइन ये गुजर गई, ठीक है। इसमें से एक लाइन ये गुजर गई, एक लाइन ये गुजर गई। थोड़ी साइड से होगी, मतलब वो थोड़ी मेरे हाथ का कमाल है, आप समझ चुके होंगे बात, ठीक है। इसी के से अब आप देखेंगे ये लाइनें कितनी गुजार सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं 180 की बात करूँ, अब लाइनों को इसके ऊपर से गुजारें, यानी परपेंडिकुलर गुजारें। एक पेन को ऐसे समझ लीजिए बाल पॉइंट है, वो उसके ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और हर एंगल। आप इससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे एक सेंट्रॉइड से बेशुमार काउंटलेस, जिन्हें आप गिन भी सकते, सेंट्रॉइडल एक्सिस गुजर सकते हैं। ये बड़ा अहम सबक है। एक सेंट्रॉइड से, जो सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है, उससे बेशुमार बेशुमार सेंट्रॉइडल एक्सिस कितने होते हैं किसी सरफेस के? काउंटलेस, आप गिन नहीं सकते। तो ये सेंट्रल एक्सिस होता है, राइट। मैं स्ट्रेट कहा है, मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं कहा, इससे मैंने खींच के दिखाई कि भाई ये तमाम सेंट्रल एक्सिस के जो सिंबल यूज होता है वो होता है CA। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये CA है, ये क्या है, CA है, ये क्या है, CA। इसी सारे जो है वो सेंट्रल एक्सिस है, राइट जनाब। तो उम्मीद है कि आपको बात पहले पड़ गई होगी, आई होप। इसमें अगली जो चीज़ है ना वो आ रही है
सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं? ठीक है, एक ये चीज़ और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखें जी सिमेट्री, अगर आप गौर करें, ये मैं बहुत आसान सी शेप में बेसिक चीज़ें हैं। अब आप देखें, ये कौन सी शेप है आप बता सकते हैं? दिस इज स्क्वायर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, मैं आज इतना ड्राइंग मेरी इतनी शानदार नहीं है कि आपको सजी तरह ड्राइंग, माशाल्लाह ड्राइंग मेरा पूरी है। ठीक है, शाबाश, ये तो बिल्कुल ही तंग कर दी है। अच्छा जी, इसको छोड़ देते हैं हम, और हम चलो इसी को यूज़ करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और डजंट मैटर, बाद में गड़बड़ हो जाएगी वरना। लो सर, ये देखो ये अब इसमें देखें, एक ये है, इसी तरीके से एक बाई डियर, ये कौन सी शेप आप बता सकते हैं बड़े आराम से? इन तमाम शेप से आप बड़ी चीज़ें वाकिफ़ हैं, बल्कि आपको नाम ही 2-3 शेप्स के आते हैं, अल्लाह खैर रखे, उससे आगे नाम भी कोई नहीं आता। इसी तरीके से इस तरीके से, अरे ना भाई ना, ख़राब बना हुआ है असल में। जो इस पर ड्राइंग करना बड़ा मुश्किल होता है, इसके ऊपर हम लोग आदी नहीं है इस चीज़ के। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, इसको ज़रा समझो कि नहीं है। अच्छा, ये इसका सेंटर है। अब आप ज़रा देखें, इसमें से एक लाइन लगाएं, ये देखें, इसमें से एक ये लाइन लगाई मैंने, ज़रा और करते जाएं। ठीक है, ये एक्स एक्स लगाया मैंने इसके ऊपर, या इसके ऊपर जो मैंने एक्स एक्स लगाया है, ठीक है, या इसके ऊपर जो मैंने एक्स, अभी इस मुसल्लस को छोड़ दें, ट्राइंगल छोड़ दें। आप देखें, इस एक्सिस के ऊपर रख के ना, इस जो नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको ज़रा फोल्ड करते हैं, यानी इसको क्रीज बना के ना, इसको मोड़ के ना, इसके ऊपर ले जाएं, इसके मोड़ के, तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर वाले पोर्शन बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, आउट नहीं होगा। ठीक है, इससे जब इसको मोड़ेंगे तो ये भी यानी उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी यूँ कह लें कि 100% शेप जैसी नीचे है, 100% वही शेप एग्जैक्ट ऊपर है। और मज़े की बात यह कि अगर इस साइड पे इतनी शेप है, इधर भी इतनी शेप है, राइट, तो हम कहेंगे स्क्वायर इज सिमेट्रिकल। स्क्वायर इज, हम कहेंगे स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स। ठीक है जी, लेकिन क्या स्क्वायर जो है एक्स एक्स पे सिमेट्रिकल है? क्या ख्याल है अगर हम इसके ऊपर एक और खींच दें वाई वाई, तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? तो आप देखें, इसका जो राइट वाला पोर्शन, अगर इसको, ये राइट वाला जो पोर्शन है, अगर राइट वाला पोर्शन लेके अगर इसके ऊपर हम फोल्ड कर दें, ये राइट वाला पोर्शन, ये इसको मोड़ें, उठाएं यहाँ से, जैसे सफ़े को पलटते हैं, या रोटी को, आधी रोटी को, जैसे पूरी रोटी को फोल्ड करके आधी रोटी बनाते हैं, इसको फोल्ड इसको रखें, तो आप देखेंगे राइट वाला पोर्शन एग्जैक्ट लेफ्ट वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएगा। तो हम कहेंगे स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, नहीं, एंड स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश एंड वाई डैश, राइट। लेकिन ये तो सिमेट्री इसकी और भी हो सकती है। आप कहेंगे जी वो कैसे होती है? इट्स वेरी इजी, हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ना, लेट सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम इसको ना यहाँ से ना, ये ओहो सीधी लाइन लगा दो, वो ज़्यादा आसान है। ये क्या है? डायगोनल, यूँ लगा दें आप, और यार ये ना इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। ये आपने एक ये एक्सिस लगा दिया, तो अब क्या ख्याल है अगर ये वाला जो डायगोनल लगाया है, चलो मैं इसको इस बाद वाले को तो ख़त्म करूँ ना, ये वाला जो डायगोनल एक्सिस है, दूसरा भी ऐसे लगा दे डायगोनल एक्सिस है। अब इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन जिसके ऊपर ये पेन फेयर हो, इसको ज़रा फोल्ड करें ना, इसकी क्रीज बनाएं, इसके ऊपर फोल्ड करके पटा के इसके ऊपर रखें, तो आप देखेंगे ये पूरा उसके ऊपर आ जाएगा। तो हम कहेंगे स्क्वायर सिमेट्रिकल अबाउट, अब ये कौन सा एक्सिस आप कहेंगे सर ये क्या एक्सिस है? भाई ये एक्सिस है डायगोनल एक्सिस अबाउट, ये स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं, दिस इज डायगोनल
एक्सिस, ठीक है माय डियर। अच्छा ओके तो हम कहेंगे स्क्वायर सिमेट्री, इसका यही बात हम रेक्टेंगल के बारे में कह सकते हैं, और यही बात हम कह सकते हैं अबाउट इसके बारे में, स्क्वायर दायरे के बारे में, सर्कल के बारे में। लेकिन स्क्वायर में दायरे में डायगोनल नहीं आएगा, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश आएगा, राइट ओके। जब इसकी हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना होता है इसका ट्राइंगल, तो वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं, शायद किसी बच्चों को याद हो, वैसे इतने अच्छे हैं नहीं आप लोग। वो ये होता है कि इसको सामने वाले के सेंटर से, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स इसको कहते हैं वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, इसको सामने वाले जो अपोजिट साइड है ना उसके सेंटर से ना मिला देते हैं। मैं सीधी मिलाता हूँ, वो डॉटेड लाइन मेरे से लगती नहीं है। तो ये भाई ये जो है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट ओके। लेकिन अब इसमें इसी के, अब आप इसका एक और खींचना चाहते हैं, ये खींचते हैं, इसको सामने वाले से मिलाएं, ये जनाब 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 ये आ गया इस चीज़। अब इसको इससे मिला दें, इससे, इसके सेंटर से, ये आ गया तो ये इसके 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, कोई भी एक ले लो एक्सिस, कोई एक एक्सिस ले लो, मैं समझाता हूँ। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि जो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम जो क्रीज बना के उल्टाएंगे तो ये आगे इसके ऊपर बिल्कुल फोल्ड होकर इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। ये बिल्कुल इसको पलट के इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा सारा। तो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट ओके। तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल जो है ना वो सिमेट्रिकल है, ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस ज्वाइनिंग वर्टेक्स विद द मीडियन कहते हैं सेंटर, मीडियन ऑफ द ऑपोजिट साइड, मीडियन ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो हम कहेंगे ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस विच ज्वाइंस वर्टेक्स विद द मीडियन ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है, वो जितने भी होंगे, राइट। अब ये जनाब ये हमारा हो गया जनाब के सिमेट्री के याद रखें जो सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री याद रखें, तो देखें सिमेट्री इज ए geometrical property of any plane figure and it is described with respect to सम एक्सिस। ये बड़ी अहम बात है, हम इसको किसी एक्सिस के बारे में कहते हैं। मैं कह रहा हूँ स्क्वायर इज सिमेट्रिकल, तो कहेगा सिमेट्रिकल भाई कौन से एक्सिस का, कोई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दूसरा लड़का कहता है स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस वाई। तो साथ में सिमेट्री की एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, यानी ये जो सर्कल है बाई बर्थ इसमें प्रॉपर्टी शामिल है। हमने प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जिसको हम किसी चीज़ से छीन नहीं सकते, जैसे गुलाब से हम उसकी खुशबू नहीं छीन सकते, राइट। वो बाई बर्थ नेचर ने उसमें डाली, वहाँ पे हम बेबस हैं। अगर हम कहें लो जी हमने ऐसा गुलाब में तजर्बा किया, गुलाब की खुशबू ही ख़त्म कर दी है, गुलाब तो है रेडी लेकिन उसकी खुशबू नहीं है, तो ये गुलाब है, नहीं भाई अब वो गुलाब नहीं है। गुलाब वही है जो नेचर में है, याद रखें, खुशबू वाला। जो आप कहते हैं हमने खुशबू निकाल ली है, अब वो कोई नई चीज़ बन गई है, क्योंकि जैसे ही आपने उससे खुशबू निकाली ना, गोया कि आपने उसकी प्रॉपर्टी छीनी। जब प्रॉपर्टी छीनी, नई जो चीज़ बनी उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें स्मेल नहीं है, तो भाई वो तो एक नई चीज़ बन गई है, वो तो वो चीज़ है। तो प्रॉपर्टी जो होती है ना वो बाई नेचर, ठीक है, बाई इंस्टिंक्ट, फितरत और उसमें शायद आप उसे छीन, अगर छीन लोगे तो कोई नई चीज़ बन जाएगी। तो इससे ये इसकी प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इस सब बेशुमार प्रॉपर्टी मुख्तलिफ। इसका कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ते हैं, डक्टिलिटी है, आपको पता है हर मेटेरियल की अपनी डक्टिलिटी, हार्डनेस हर मेटेरियल की अपनी हार्डनेस है, तो उन्हें कहते हैं प्रॉपर्टी, वो मैकेनिकल है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, और ये किसी एक्सिस के बारे में बयान की जाती है। तो सिमेट्री आपको समझ आ गई, वो प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिकल शेप्स, लाजमी बात है, जो शेप होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, जिनमें सिमेट्री की प्रॉपर्टी, तो उन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल शेप्स। लेकिन सिमेट्रिकल शेप भी विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस बयान होती है, याद रखें, ठीक है। हम कहेंगे स्क्वायर इज अ सिमेट्रिकल शेप,
अगला सवाल अगर यहाँ रुक जाए बाद नाम मुकान विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एक्सिस। अच्छा इसमें एक और बात आ दूँ, आई एस आ जाए तो सिंगल होता है और ई आ जाए तो ज़्यादा होते हैं, इसकी जमा होती है 2 3 4 एक्सिस। समझ आ गई बात है? तो हम कहेंगे स्केयर इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल एक्सिस, नहीं डायगोनल एक्सिस, क्यों दोनों एक्सिस के गिर्द है, राइट। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाजमी बात है, ये दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन इन एनी ज्योमेट्रिकल शेप in any geometrical shape about which that shape is symmetric, about which that shape is symmetric, right। तो ये आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। ओके